भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। क्या हुआ? नहीं, विषय आप सब लोगों के संज्ञान में है। एक दिन हमने प्रेस वार्ता किया था, संभवतः कब किए थे? 4 दिन पहले। तो उस दिन मैंने कहा था कि फिर हम कुछ चीजों को लेकर के हाँ, तो हमने कहा था कि फिर आएंगे आप सब लोगों के बीच में और उस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। तो आप सबके संज्ञान में है विषय, इसलिए मैंने थोड़ा सा याद कराया। तो आप सबको ध्यान में है कि जो कि इस समय जो राज्य के मुख्यमंत्री जिस डीजीपी का उन्होंने जो त्याग पत्र लिया, तो उनके बारे में पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने काफी विरोध किया था। और विरोध तो ही नहीं किया, बल्कि जब वो राज्य के मुख्यमंत्री बने तो 2 वर्षों तक उनको निलंबित भी रखा, सस्पेंड भी रखा। और जब उनका सस्पेंशन समाप्त किया तो आप सबने देखा कि उनको झारखंड के डीजी पुलिस बनाया। यानी कायदे कानून को ताक में रख करके उनको डीजी पुलिस बनाया। और इतना ही नहीं, जब उनका सेवा काल भी समाप्त हो गया तब भी उनको बनाए रखा, जबकि भारत सरकार का जो पत्र था 30 अप्रैल उनकी सेवा समाप्त हो रही है, लेकिन उसका उन्होंने अनुपालन नहीं किया और उसके बाद भी उनको बनाए रखा। उस समय भी हमने इन सारे मुद्दों को लेकर के काफी विषय को उठाया था और उसके बाद वो काम करते रहा। उस समय भी क्या क्या घटनाएं हुई, उस समय भी हम उठाते रहे बातों को। लेकिन कुछ दिन पहले आप सबने देखा कि अचानक फिर उनको हटाया, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जैसे या हमारे मन में ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि समस्त झारखंड के लोगों के मन में एक सवाल उभरा कि भाई आखिर जिस व्यक्ति का उन्होंने विरोध किया लंबे समय तक और उन्होंने मुख्यमंत्री ने उनको 2-2 साल तक सस्पेंड रखा, निलंबित रखा, फिर उनका सस्पेंशन समाप्त किया तो गलत तरीके से उनको डीजी भी नियुक्त किया, और जब भारत सरकार ने उनकी सेवा को समाप्त कर दिया उसके बाद भी उनको बनाए रखा, तो फिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, तभी उन्होंने जिनका विरोध करता हो, जिनकी सेवा समाप्त होने के बाद भी इनको बनाए रखा। तो हमारे जैसे झारखंड के लोगों के दिलों में एक बात तो जरूर तैरती है कि आखिर कारण क्या है? जिस व्यक्ति का कोई विरोध करता हो, निलंबन भी करता है, फिर पदस्थापित भी करता है और उनके कामों को पदस्थापित नहीं बल्कि एक्सटेंशन भी कर रहा है और फिर उनसे रिजाइन भी ले रहा है, तो ये अपने आप में कई एक सवाल पैदा होता है। तो जितना कुछ भी जानकारी प्राप्त करने की मैंने कोशिश की, तो उससे लगा कि एक प्रकार से अगर हम कहें तो मतलब हम कह सकते हैं वसूली के लिए विशुद्ध रूप से उस व्यक्ति को उन्होंने पदस्थापित किया ताकि अधिक से अधिक वसूल करके मुख्यमंत्री को पहुंचा सके।
उसमें से चाहे लॉटरी हो, चाहे गाय की तस्करी हो, अवैध खनन हो, जमीन का धंधा हो, रंगदारी हो, छाया दोहन करना, यानी एक प्रकार से जितनी भी रास्ते से जो काली कमाई हो सकता है, यानी एक प्रकार से काली कमाई के लिए उन्होंने एक प्रकार से साम्राज्य जिसको कहते हैं कि स्थापित कराया। क्योंकि उस काम में भी हमने पहले कई एक विषय को कहा था कि भाई कई लोगों को फिर उन्होंने लगाया, जिसका आप सब लोग देखते होंगे। बाद में जब वो हट गए, दूसरे डीजीपी बने, क्योंकि पहले उन्हीं के पास सीआईडी भी था, उन्हीं के पास एसीबी भी था। अब जिन लोग उनके जो कलेक्शन मास्टर थे, कलेक्टर जिसको कह सकते हैं, उनके लिए आजकल तो हम देख रहे हैं अखबारों में भी उनके ऊपर से एफआईआर हुआ, जांच पड़ताल चल रहा है। कोई इंस्पेक्टर गणेश सिंह थे, ऐसे कई लोग थे, रंजीत राणा थे, बिचौलिया कोई मनोज गुप्ता, हरियाणा के कोई किसान, ऐसे जैसे लोगों ने जो अवैध धंधा का जिसको कहते हैं कारोबार लोगों ने संभाला था। तो आज सरकार को उन सारे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झारखंड में लूट का एक प्रकार से अड्डा बना हुआ था, या उनके सारे संरक्षण में। और आप दिल्ली और हरियाणा से बैठ करके शायद सीएम को भी ब्लैकमेल कर रहा है क्या। और मैं कहूंगा कि और किस प्रकार से अपराधियों के साथ उनका सांठगांठ था। आप सबको ध्यान में हो कि अमन साहू के इनकाउंटर के बाद जो सुजीत सिन्हा कहां जेल में बंद थे, चाईबासा में, उनको वहां से ट्रांसफर कहां पलामू कर दिया गया था। अब सबके संज्ञान में विषय सब ओपन आया हुआ है। तो किसी भी कोई भी इस प्रकार के जो अपराधी होते हैं सामान्यतया जहां कहीं भी, तो उनको अपना क्षेत्र से उनको दूर रखा जाता है। ये यहां उल्टा हुआ था। तो ये सारे जो कनेक्शन है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि क्राइम की दुनिया माने एक प्रकार से कैसे क्राइम करवा रहे थे, या उनको किस प्रकार से संरक्षण दे रहे थे, कैसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। हम समझते हैं कि इससे बड़ा और दूसरा कोई उदाहरण ऐसा नहीं हो सकता है। वैसे ही एक अपराधी थे राजेश राम करके, रामगढ़ में कई एक हत्या, आर्म्स एक्ट वगैरह के मामले में जेल भी जा चुके थे। लेकिन उनका लोग उनके ऊपर गंभीर आरोप थे, लेकिन इसके बाद भी उनका जो बैठकी कहां होता था, डीजीपी आवास में। उनका जो गोपनीय शाखा होता था वहां कर रहते थे। और उनके साथ जो इंस्पेक्टर जिन लोगों का मैंने नाम लिया अभी, वो सारे लोगों के साथ मिल करके ये लोग वसूली करते थे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो किस प्रकार से झारखंड को ये सारे लोग लूट रहे थे। इसलिए आज ये जो अचानक उनको हटाया, तब लगा भाई और कोई कारण नहीं था। अगर और कोई कारण होता तो उनके ऊपर बाकी जांच भी बिठा देती सरकार, लेकिन कोई जांच बिठाया नहीं। इसे साफ लगता है कि लेन देन का मामला है, क्योंकि जितना पैसा उन्होंने वसूला होगा और मुख्यमंत्री को ये पता चला होगा कि इन्होंने तो इतने कालखंड में जितना रुपया वसूला उसके अनुपात में जो मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। और इस कारण से डीजी पुलिस से उन्होंने रिजनेशन लिया। यानी अगर वो वास्तव में
एक तो उन्होंने नियम कायदे कानून को रख करके बनाया, यानी पहले तो जिसका विरोध किया, विरोध करने के बाद उनको 2 साल सस्पेंड रखा, 2 साल सस्पेंड रखने के बाद नियम कानून को ताक में रख करके उनको पदस्थापित किया। उनका सेवा समाप्त हुआ तो सेवा भी विस्तार किया इलीगल तरीके से, जिसकी हम सब लोग विरोध करते रहे, लेकिन उनको बिठाए रखा। और अचानक उनसे फिर त्याग पत्र लेना, तब ये हम सब थोड़ी सी तहकीकात करने लगे कि भाई आखिर इसका कारण क्या है। अगर गड़बड़ किया हुआ है तो फिर उस पर राज्य सरकार को जांच करवानी चाहिए, और नहीं तो यही माना जा सकता है कि उन्होंने जो मोटी रकम वसूली थी, जितना हेमंत सोरेन को रहा होगा कि हमें इतना हिस्सा मिलना चाहिए था, लगता है कि उतना उनको नहीं मिल पाया, इसलिए हटाया। आज भी हम मुफ्त में हेमंत सोरेन जी को एक सलाह मैं देना चाहूंगा। मेरी सलाह मानेंगे ऐसा नहीं है, या मान भी सकते हैं, क्योंकि कई चीजों में हम जब ट्वीट भी करते हैं तो कई चीजों को आप देखते होंगे कि उनका कदम किसी किसी में वापस भी लेता है। क्योंकि मैं इस समय उसको नहीं खुला कर रहा हूं यहाँ पर, आप सब लोग ढूंढेंगे तो पता चल जाएगा कौन सा ऐसा विषय था। तो हम कहेंगे कि हेमंत सोरेन भविष्य में अपने आप को ही बचना चाहे तो हमें लगता है कि अनुराग गुप्ता को अपने सलाहकार में वो नियुक्त कर ले तो शायद वो भविष्य में भी सुरक्षित रहे। और शेष में अफसरों को भी कहूंगा कि आप सरकार में किसी भी मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, आप उनके टूल किट्स मत बनिए। कानून का पालन करिए, कायदे कानून से काम करिए। अगर आप कायदे कानून से काम नहीं करेंगे तो देर सवेर जांच होगी तो फिर आप मुश्किल में पड़ेंगे। क्योंकि देश भर की हम सब लोग अतीत को देखते हैं कि इस प्रकार से जिन लोगों ने भी गड़बड़ किया उनका जीवन लास्ट में नर्क बन जाता है। तो इसलिए हम सभी अफसरों से भी कहेंगे कि भाई मंत्री लोग आते हैं तो नए भी होते हैं, उनको काम के बहुत सारे तरीके नहीं होते हैं, लेकिन शॉर्टकट रास्ता अधिक कमाने के चक्कर में बहुत सारे अफसर लोग गलत कर बैठते हैं। पिछले बार भी देखे, कई लोग जेल में गए, कई लोग जेल में अभी भी है। आगे कौन क्या होगा नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि तो उन लोगों को भी हमारा एक सुझाव रहेगा कि भाई इन सारी चीजों को देख करके आप सब लोग अपने अपने मतलब सही ढंग से काम करें, जनता के लिए काम करें, राज्य के लिए काम करें। तो मुझे लगा कि आज इतना ही विषय था, क्योंकि उस दिन मैंने कहा था कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 थोड़ी सी मैं उसको रिसर्च कर लूंगा। तो अरे मैंने तो बोल दिया यार, किस लिए अभी तो हम सब बात बोल दिए। अब वो सब तो बात के लिए कुछ चीज तो छोड़ दीजिए, बाकी आप सब लोग खोजते रहिए उस सारी चीजों को।